नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान की तीसरी क्लास में अनुसंधान के प्रकार पे चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे चर्चा करेंगे। तो अनुसंधान बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स अगर आप नोट करने बैठोगे ना तो आपको 20-25 टाइप्स मिल जाएंगे। तो आज हम जो मुख्य प्रकार है अनुसंधान के, इन पे चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान हो गया, दूसरा अपना वर्णनात्मक अनुसंधान हो गया, तीसरा प्रयोगात्मक अनुसंधान हो गया, चौथा विशुद्धेव व्यवहारिक अनुसंधान हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, गणनात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान है, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान है और तुलनात्मक अनुसंधान है। तो ये अनुसंधान के मुख्य प्रकार हैं। तो इन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा कर लेते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान पे। अन्वेषणात्मक या निरूपात्मक अनुसंधान। अन्वेषण का क्या अर्थ होता है? अन्वेषण, अगर आप हिंदी पढ़ोगे अन्वेषण की, तो अन्वेषण का क्या अर्थ होगा? अन्वेषण यानी खोज, जांच, खोज करना, जांच करना, ये अन्वेषण का अर्थ होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसमें हम जांच करते हैं, खोज करते हैं। किनकी खोज करते हैं? हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। किनकी खोज करते हैं? नए तथ्यों की खोज करते हैं, उनके कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि रिसर्च में हम कार्य कारण संबंधों की ही खोज करते हैं, नए तथ्यों की खोज करते हैं। अनुसंधान का मतलब ही नवीन तथ्यों की खोज के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास है। तो फिर अन्वेषणात्मक अनुसंधान किस प्रकार से अलग है? तो आपकी बात सही है, सभी में हम खोज करते हैं, लेकिन इसमें जो खोज की जाती है अन्वेषणात्मक में, नवीन तथ्यों की खोज या कार्य कारण संबंधों की खोज, वह उस विषय में की जाती है जिस विषय के बारे में, जिस घटना के बारे में, जिस परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती है। यानी हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है या जानकारी बहुत ही कम होती है। यानी कोई नया तथ्य उभर कर आ रहा है, कोई नई परिस्थितियां उभर कर आ रही है, तो उनका अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अन्वेषणात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा। अन्वेषण, अगर आप पुलिस से जुड़े रहे हैं, मैं 5-6 साल जुड़ा रहा था, तो अन्वेषण हम करते थे, इन्वेस्टिगेशन, जांच करते थे। क्या करते थे? जांच करते थे। एक अर्थ क्या हो जाएगा? जांच करना। अब कोई घटना घटित होती थी, किसी का मर्डर हो गया या कुछ और हो गया, तो क्या करते थे? पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, तो वो क्या होता है? अन्वेषण होता है। यानी जब घटना के बारे में, समस्या के बारे में, विषय के बारे में या तो जानकारी नहीं होती है या जानकारी बहुत ही कम होती है, तो उस विषय का प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, क्या प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अगर अनुसंधान किया जाता है तो वो अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। तो इसे अन्वेषणात्मक, निरूपात्मक और प्रारंभिक अनुसंधान भी कहते हैं। इसलिए इस अनुसंधान को हमने पहले रखा है। तो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस विषय की जिसकी बिल्कुल या बहुत ही कम जानकारी है। तो इसमें एक बात और क्या खास होती है कि उसमें जो हाइपोथेसिस होती है, उपकल्पना है, उसका निर्माण प्रारंभिक स्तर पे नहीं किया जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सामाजिक अनुसंधान के चरण। तो पहला चरण बताया हमने, अध्ययन समस्या का चयन, दूसरा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, तीसरा हाइपोथेसिस, यानी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में कार्यवाहक अनुमान लगा लेना कोई। यही तो उपकल्पना है, यानी कल्पना करना उसके बारे में कि ये कारण हो सकते हैं। लेकिन जिस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कल्पना करेंगे? क्या कल्पना करेंगे? तो इस प्रकार के अनुसंधान में उपकल्पना है वो प्रारंभिक स्तर पे नहीं की जाती है। किस स्तर पे नहीं की जाती है? प्रारंभिक स्तर पे नहीं की जाती है। इसमें केवल प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और जब ये प्राप्त होता है तो इस प्रकार के अनुसंधान के अंत के अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं या फिर रिसर्च डिजाइन निर्मित कर सकते हैं। तो प्राकल्पना के लिए ये
जो शोध है वो आयोजित किए जाते हैं। और इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से गुणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, गुणात्मक। एक गणनात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है, यानी गुण धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी हमें किसी चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो हम पहले उसके गुणों को जानना चाहेंगे, बाद में संख्या तो बाद में आएगी। तो पहले गुणात्मक होते हैं ज्यादातर इस प्रकार के अनुसंधान, प्रारंभिक जानकारी नहीं होती है तब होते हैं। और ये नवीन तथ्यों की खोज या जो कार्य हो रहे हैं उनके कारणों की खोज के लिए इस प्रकार के अनुसंधान आयोजित किए जाते हैं। ये शब्द आप नोट कर लीजिए, कार्य कारण संबंध या नवीन तथ्यों की खोज या कार्य कारण संबंध, ये इसकी मुख्य दो बातें हैं। और साथ में प्रारंभिक जानकारी नहीं होती है तो प्रारंभिक अनुसंधान भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो उत्तरदाता होता है, उचित उत्तरदाताओं का चयन करना सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो हम किस प्रकार से उत्तरदाताओं का चयन करेंगे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जेल का अनुसंधान करना चाहता है कि जेल के अंदर क्या क्या होता है, तो अगर उसको कोई भी जानकारी नहीं है जेल के बारे में तो उसके लिए परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या हम किसी ऐसे समुदाय के बारे में चर्चा करें जिसके बारे में हमने कभी भी देखा नहीं है, कभी उनके बारे में सुना नहीं है, तो उसके अगर हम रिसर्च करेंगे तो वो क्या होगा, अन्वेषणात्मक होगी। इसको खोजात्मक या फिर निरूपणात्मक या प्रारंभिक अनुसंधान कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा कि पहला प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर क्या करेंगे, इससे जब प्रारंभिक जानकारी आ जाएगी तो नई अवधारणाओं का निर्माण होगा, नई अवधारणा निर्मित होगी इसके जरिए। क्योंकि जो भी हम प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, नया होगा, पुराना उसमें कुछ भी नहीं होगा। और हम इसमें के जरिए उपकल्पना का निर्माण है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनुसंधान है वो अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। आगे है वर्णनात्मक अनुसंधान। अब वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वर्णन। क्या, वर्णन। अन्वेषणात्मक में अन्वेषण, खोज, और इसमें वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, किसी समस्या के बारे में, घटना के बारे में उसका वर्णन करना। इसका अगर हम एक लाइन में कहें तो ये है क्या है का अध्ययन। क्या है का अध्ययन यानी समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो किसी सामाजिक घटना या समस्या के संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। क्या, पूर्ण वर्णन प्रस्तुत करना, यानी जिसके बारे में अगर जानकारी कम है उसके लिए वर्णनात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। थोड़ी बहुत होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है। अगर पूर्ण जानकारी है तो फिर करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें प्रारंभिक जानकारी तो होती है लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, जब हम बात करें थे ना उपकल्पना की बात, तो जितने भी अनुसंधान के प्रकार हैं उनमें केवल अन्वेषणात्मक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण पहले नहीं किया जाता है, बाकी सब में पहले कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी समस्या के कारणों को गहराई से पता करना होता है। क्या करना है, कारणों का गहराई से पता करना। देखो छोटी मोटी जानकारी तो सबको होती है, जैसे मैंने अध्ययन किया कि ड्रग्स के कारण क्या है, अब आप ही बता दोगे कि लोग नशा क्यों करते हैं, या गरीबी के कारण क्या है तो आप गरीबी के कारण बता दोगे कि गरीबी है वो किन किन कारणों से होती है। यानी एक व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है लेकिन गहराई के अंदर वो जांच नहीं करता है। अगर गहराई से हमें किसी विषय की, किसी घटना की जानकारी प्राप्त करनी है तो फिर वर्णनात्मक अनुसंधान है वो आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि मादक द्रव्य है, या फिर महिलाओं की कोई समस्या है, या फिर जो जनगणना हमारी होती है, जो हमारी जनगणना होती है उसमें हम पूरी की पूरी डिटेल लिखते हैं। क्या करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल लेते हैं। तो वो भी क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान है कि कितनी जनसंख्या है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने किस आयु वर्ग के हैं, कितने किस धर्म को मानने वाले रहते हैं, कितने गाँव में रहते हैं, कितने शहरों में रहते हैं। तो ये सब जनगणना के अंतर किया जाता है।
तो किसी भी विषय के अंदर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनका वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान है वो प्राप्त किया जाता है। जैसे कि विलियम व्हाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अंदर जो अनुसंधान किया था, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो वर्णनात्मक अनुसंधान का एग्जाम्पल है। और लिंड की जो मिडल टाउन की अवधारणा है, अध्ययन है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक गुणात्मक और एक परिमाणात्मक, गणनात्मक। तो ये अभी हम आगे चर्चा इन पे करेंगे। तो अगर ये रिसर्च आपको टाइप्स याद रखना है तो इसका दो ही चीज आप नोट कर लीजिए, प्रश्न परीक्षा में जो आएगा तो दो चीजों पे आएगा। एक तो क्या है का अध्ययन आपको एक तरफ दिया जाएगा, क्यों है, क्या है, किस लिए है, और दूसरी तरफ उसके प्रकार दिए जाएंगे, तो आपको मिलान करना होगा। तो एक तो क्या है का अध्ययन कर लीजिए आप, और दूसरा वर्णन, डिस्क्रिप्टिव, यानी उसका वर्णन करना है। ये दो ही शब्द आएंगे अगर ये से प्रश्न कोई आएगा तो। आगे है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान ये थोड़ा सा अलग प्रकार से है, और हम मान के चलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल है वो केवल साइंस के अंदर होते हैं, वो सोशल साइंस में नहीं होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सोशल साइंस में भी साइंस की जो पद्धति है उसके हिसाब से प्रयोगात्मक अनुसंधान है वो कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर सकते हैं। तो ये विभिन्न चरों के मध्य विभिन्न वेरिएबल्स, तो ये चर किसे कहते हैं, तथ्य किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, अवधारणा किसे कहते हैं, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो बेसिक अवधारणाएं हैं सोशल रिसर्च की, उन पे हम कल चर्चा करेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, अवधारणा किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, इन सब पे। तो इसमें क्या है कि विभिन्न चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, या फिर उपकल्पना की जांच करनी हो। अगर उपकल्पना की जांच करनी हो, हाइपोथेसिस की जांच करनी हो, तो फिर हम प्रयोगात्मक शोध वो करते हैं। तो इसमें प्रयोग एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। कई जगह हो सकता है आपको दो ही मिले, कई जगह हो सकता है दो ही मिले, और कई जगह आपको तीन मिलेगा। तो दो तो इसके मुख्य है, एक बाद में जोड़ा गया है। तो दो कौन है? इसमें क्या होता है? प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। किस पे किया जाता है? जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की हम चर्चा कर रहे थे, तो जो साइंस के हैं वो तो उस पे कर लेंगे, जीवाणु पे कर लेंगे, विषाणु पे कर लेंगे। हम किन पे करेंगे? हम जो एक्सपेरिमेंट है वो किन पे करेंगे? हम समूह पे करेंगे। किस पे करेंगे? समूह पे, यानी लोगों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें जो मुख्य ध्यान रखने वाली है, दो प्रकार है। पहला प्रकार है केवल पश्चात, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आफ्टर ओनली आफ्टर, यानी केवल बाद में अध्ययन। इसमें पहले अध्ययन नहीं होता है। पहले किस में होता है? पहले इसका दूसरा प्रकार है उसमें होता है आफ्टर ओनली, यानी बाद में अध्ययन। तो अगर बाद में अध्ययन करना होगा ना अपने को, दो ग्रुपों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने ग्रुपों की आवश्यकता पड़ेगी? दो समूहों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम क्या होते हैं कि समान विशेषता वाले, देखना अलग अलग विशेषता वाले समूह नहीं होने चाहिए। तो समान विशेषता वाले दो समूहों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? समान विशेषता वाले, तो दो समूह होते हैं, नंबर 1 समूह है और नंबर 2 समूह है। तो एक समूह वह होता है जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, और एक समूह वह होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि टेलीविजन के प्रभाव हमें चेक करने हैं कि टेलीविजन के क्या क्या प्रभाव हैं। तो मान लेते हैं कि दो गांव हैं, दोनों में अभी टेलीविजन की पहुंच से वो दूर है, या मोबाइल की पहुंच से दूर है, या हो सकता है कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव, या किसी बीमारी के प्रति जागरूकता का अभाव हो, जैसे कि कोई भी बीमारी हो सकती है। तो महिलाओं में कानूनी जानकारी का अभाव हो, तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका हमें अगर अध्ययन करना हो तो मैं टेलीविजन का एग्जांपल लेता हूं कि टेलीविजन का क्या क्या प्रभाव समूह पे पड़ता है। तो एक समूह है, इसको हम बोलते हैं नियंत्रित समूह।
क्या बोलते हैं? नियंत्रित समूह, कंट्रोल्ड ग्रुप। तो अब नाम से देखना लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इस समूह को, पहला जो समूह है कंट्रोल समूह है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसा है वैसा है। तो यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नियंत्रित समूह कहते हैं। तो नाम से कंफ्यूज मत होना कि जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम जिस पे कोई प्रभाव नहीं देखना चाहते, यानी उस गांव के अंदर हम टेलीविजन नहीं लाएंगे। फिर क्या करेंगे? पश्चात है, और फिर क्या है कि दूसरा जो समूह होगा जिस पे हमें प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस समूह को क्या कहते हैं? उस समूह को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक समूह उसको कहते हैं। तो उस समूह में हम किसी चर यानी टेलीविजन का अध्ययन, मोबाइल का अध्ययन, जागरूकता का अध्ययन, किसी का भी अध्ययन करते हैं। तो हमने टेलीविजन को चुना है, तो टेलीविजन का प्रभाव उस पर हम जानना चाहते हैं। इस समूह को तो हमने किया नहीं, इसमें हमने क्या कर दिया? दूसरे गांव में हमने घर घर में टेलीविजन लगा दिए, घर घर में टेलीविजन लगा दिए, और कोई एक चैनल लगा के छोड़ दिया। और फिर हम क्या करते हैं? कुछ समय बाद दोनों गांव का अध्ययन करते हैं, नंबर 1 गांव और 2 नंबर गांव का अध्ययन करते हैं। तो इस गांव और इस गांव में पहले तो दोनों क्या थे? समान थे। लेकिन अगर इस गांव में जो चेंजिंग आई है वो इस चर का प्रभाव होगा, और इन्हीं प्रभावों को हम देखना चाहते हैं। तो जो परिवर्तन आ गया, जैसे उनकी भाषा में परिवर्तन आ गया, उनके रहन सहन में परिवर्तन आ गया, उनके जैसे कि कोई गांव के अंदर अक्सर क्या करते हैं? टूथपेस्ट नहीं करते, हम भी नहीं करते थे पहले, सिर्फ नीम की दांतुन करते थे। तो वो टेलीविजन देखते हैं, और टेलीविजन में जब एड देखते हैं तो दांतुन करना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले हम गांव में क्या करते हैं, आज भी जैसे कोई मेहमान आता है तो उसको प्याली और जो बर्तन होता है मग टाइप का, मेहमानों के सामने ले जाते हैं और उनको उनके सामने प्याली के अंदर उनको चाय है वो देते हैं। अगर टेलीविजन का प्रभाव वहां आ गया तो वो क्या करेंगे? फिर उसमें नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? ट्रे के अंदर अच्छी तरीके से, कप के अंदर साथ में कोई नमकीन भी ले जाएंगे और उनको परोसेंगे। तो इस प्रकार के अगर प्रभाव आएंगे तो वो क्या होंगे? वो इस चर के प्रभाव होंगे। तो ये प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। किसी चीज का अध्ययन अगर हमें करना होता है, जैसे मर्टन ने किया था रेडियो का अध्ययन किया था, मर्टन ने किया था, किसी और ने किया था, हम आगे पढ़ेंगे, अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के जो अनुसंधान है उनको बोलते हैं आफ्टर ओनली, यानी पहले कुछ नहीं किया जाता है, केवल बाद में ही अध्ययन किया जाता है। तो प्रयोगात्मक समूह पर प्रभाव डाला है और उसका हम प्रभाव देख सकते हैं। यानी कोई जागरूकता अभियान चलाया हमने, एक गांव में जागरूकता नहीं फैलाई, दूसरे गांव में जागरूकता फैला दी कि बाल विवाह बुरी चीज है, बाल विवाह नहीं करना है, बाल विवाह नहीं करना है। 6 महीने तक हम उस पे में जागरूकता फैलाई, और बाद में 6 महीने बाद में दोनों गांव का अध्ययन किया और पता चला कि दोनों गांव में आज भी एक जैसे ही बाल विवाह हो रहे हैं। यानी जिस चर का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसका कोई प्रभाव गांव वालों पर नहीं पड़ा। तो ये तो हो गया केवल पश्चात। अब है पूर्व पश्चात, बिफोर आफ्टर। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो इसके अंदर एक ही समूह होता है। कितने समूह होते हैं? एक ही समूह होता है, दूसरा समूह नहीं होता है। तो जिस समूह का अध्ययन करना होता है तो उस विधि से ही, तो उसका हम 2 बार अध्ययन करते हैं, यानी 2 बार अध्ययन करते हैं, 6 माह पहले और 6 माह बाद में। पहले अध्ययन कर लिया, उस गांव की या उस समूह की विशेषताओं को नोट कर लिया, और 6 महीने बाद में उसी विधि से, ये याद रखना जरूरी है कि एक ही विधि से, जो केवल पश्चात था उसमें एक ही विशेषता वाले समूह थे और इसमें एक ही विधि से उस समूह का अध्ययन किया जाता है और बाद में प्रभाव देखे जाते हैं। जैसे 6 महीने पहले किया, फिर टेलीविजन का अध्ययन 6 महीने बाद में टेलीविजन दिखाया उनको, फिर उनका अध्ययन जाना, या जागरूकता अभियान चलाया, फिर उनका अध्ययन जाना। तो जो परिवर्तन आएगा, जो अंतर आएगा, वो उसका क्या होगा? परिणाम होगा उस कारक का, उस चर का, जिसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। एक है कायांतर तथ्य, कायांतर ऐतिहासिक, इसको बोल देते हैं ऐतिहासिक भी। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो,
एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी जो ऐतिहासिक तथ्य है उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका अगर हमें प्रभाव करना हो, जानना हो, यानी भूतकाल की घटनाओं से जो ऐतिहासिक घटना है उनका अगर प्रभाव जानना हो तो इस प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। जैसे कि अभी भील जनजाति है, क्या है? भील जनजाति है। भील जनजाति में भगत आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भगत आंदोलन। अब भील क्या है कि दो समूह में बंट गए, भगत और अभगत, यानी जो आंदोलन चला था शायद उनके गुरु थे, उन गुरु का जो उन्होंने कहना माना था वो तो कहलाए भगत, और जिन्होंने नहीं माना उन्होंने कहते हैं अभगत। तो अब ये ऐतिहासिक घटना है, ये आंदोलन है। अब अगर हम उसका अध्ययन करें तो पहले तो ये दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन अब अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो जो अंतर आया है तो उसमें हम क्या है, उस ऐतिहासिक घटना का, उस ऐतिहासिक आंदोलन का प्रभाव अब हम जांच सकते हैं। यानी समुदाय विशेष में कोई विशेष घटना घटित हुई है तो उसका प्रभाव जानने के लिए ये किया जाता है। तो ये हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान है वो पूरा होता है। अब है दो प्रकार, दोनों को एक साथ ही समझ सकते हैं, हम अलग अलग नहीं समझ सकते। एक है विशुद्ध मौलिक प्योर रिसर्च और एक है व्यवहारिक रिसर्च, व्यवहारिक रिसर्च। तो ये दो जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? गुड्डे एवं हार्ट ने दिया है। गुड्डे एवं हार्ट ने ये दो प्रकार बताए हैं। तो विशुद्ध मौलिक या आधारभूत अनुसंधान, प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, इसका क्या होता है? इसका एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ज्ञान किसके लिए? तो इसका अर्थ होगा ज्ञान ज्ञान के लिए। ज्ञान ज्ञान के लिए है, ज्ञान किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। इस प्रकार के अनुसंधान का एक ही लक्ष्य है कि ज्ञान प्राप्त करना है। क्या है? ज्ञान को और बढ़ाना है। तो ज्ञान किसके लिए जो रिसर्च निकलेगा वो सिर्फ ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही है। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान की प्राप्ति या कोई पहले से सिद्धांत निर्मित हो चुके हैं, कोई अवधारणा है, कोई सिद्धांत है, अब हम उनका पूर्व परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? बाद में परीक्षण करेंगे। तो क्या करेंगे? दोबारा उनका परीक्षण करेंगे। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए या पूर्व सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे विशुद्ध रिसर्च कहा जाता है। समस्या समाधान से इसका कोई लेना देना नहीं है। समस्या क्या है, कैसी है, कैसे दूर होगी, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये तो सिर्फ अपने को उपकल्पना या सिद्धांतों के परीक्षण तक ही सीमित रखते हैं। या तो नया ज्ञान प्राप्त करना है या उपकल्पना या सिद्धांतों का परीक्षण करना है। उसका क्या उपयोग होगा इससे कोई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, वो लाइब्रेरी के अंदर आराम से बैठ के लिखा पढ़ी का काम होता है, यानी बड़े आराम से जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत निर्मित किए गए हैं वो इसी प्रकार के प्योर रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसने किए थे? टालकट पार्सन्स ने किया था, क्रिया का सिद्धांत निर्मित किया था। इसी प्रकार से मर्टन ने जो मध्यवर्ती मिडिल रेंज थियरी दी थी वो भी इसी प्रकार के होते हैं। और ये बात हम पे भी लागू होती है, ये बात हम पे भी लागू होती है। हमने पढ़ लिए रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, यानी हमने उसको क्या है कि मौलिक चीज समझ ली, आधारभूत समझ ली, लेकिन अगर उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे ना, यानी उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा ज्ञान बेकार है। यानी ज्ञान ज्ञान के लिए तो हो गया, लेकिन अगर जब तक इसका उपयोग नहीं होगा ना तो ये क्या है? जीरो है। अगर आपने ये, मैं आपको करवा रहा हूं, हम कुछ पर्सन एक दो लेंगे आज, ज्यादा पर्सन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ पर्सन आज हम इस वीडियो के क्लास में लेंगे। यानी हमने पढ़ लिया, फिर हम उसका क्या है? व्यवहारिक उपयोग करके देखेंगे। और जब तक आप रिसर्च के टॉपिक्स का व्यवहारिक उपयोग करके नहीं देखेंगे, यानी प्रश्नों को हल करके नहीं देखेंगे, तब तक ये आपके लिए किसी काम के नहीं है। आपका वहां जब परीक्षा हॉल में बैठोगे ना तो सब ये बेकार हो चला जाएगा आपका। वहां जो प्रश्नों के जो टाइप्स आएंगे वो कुछ अलग प्रकार के होंगे। तो अभी तो मैं केवल ये पढ़ा रहा हूं, जब 4-5 अपने टॉपिक हो जाएंगे तब एक साथ इनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम कल हल करेंगे, तब इसका परीक्षण होगा। तो ये हमारा क्या है? थियोरिटिकल है, सैद्धांतिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक, फंडामेंटल, या केवल थियोरिटिकल चीजें हैं ये।
अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें व्यवहारिक उपयोग करना पड़ेगा। तो पहला हो गया। अब ये दूसरे प्रकार का अनुसंधान है, व्यवहारिक या निदानात्मक या अनुप्रयुक्त या अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड हिंदी में तो हो सकता है कई शब्द आ जाए, व्यवहारिक, निदानात्मक, अनुप्रयुक्तात्मक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द होगा, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च तो अप्लाई करना, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो हमने इस क्लास के अंदर सीखा, उसको हम अप्लाई करके देखेंगे, तभी तो उसका यूज है। अगर ये अप्लाई ही नहीं होगा कहीं, तो फिर इसका क्या प्रयोग होगा। तो अप्लाइड यानी जो व्यवहारिक अनुसंधान है वो क्या है। पीवी यंग ने क्या कहा कि व्यवहारिक अनुसंधान का तात्पर्य ज्ञान के उस संचय से है, यानी उस प्रकार के ज्ञान से है जो मानवता की भलाई में लगाया जा सके, जो मानवता की भलाई में लगाया जा सकते। यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने विशुद्ध से, क्या है, विशुद्ध रिसर्च से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे, यानी जब तक मानवता की भलाई नहीं होगी तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो निदान का मतलब क्या होता है, कारणों की खोज करना। क्या है, कारणों की खोज, कारणों की कारण खोजते हैं इसके अंदर। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसको हमें जांच लिखता है। क्या लिखता है, जांच लिखता है, वो अपने को देखता है, यानी वो हमारा निदान करना चाहता है, वो पहले कारणों को खोजना चाहता है। जब तक कारणों को नहीं खोज पाएगा तब तक इलाज नहीं होगा। तो इसमें निदान का अर्थ होता है कि कारणों को खोजना और फिर उसको लागू करना। तो इसका प्रयोग किसी तत्कालीन व्यवहारिक समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। निदान यानी दूर करना, क्या करना, खोज करना। डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो कारणों को खोज करेगा, फिर दूर करने का प्रयास है वो करेगा। तो तत्कालीन व्यवहारिक समस्याओं के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या के विश्लेषण और निदान पर जोर दिया जाता है। समस्या के विश्लेषण और कारणों पर जोर दिया जाता है। और इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो बड़े पैमाने पर होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, बड़े पैमाने पे शोध होते हैं। ये या तो सरकारी, गैर सरकारी, निजी, WHO है, विश्व बैंक है, इस प्रकार की एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। जैसे समस्या है कि भिक्षावृत्ति को किस प्रकार से दूर किया जाए या गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जाए, तो आपने देखो कि अलग NGO होता है, विश्व बैंक है, उनके लिए फंडिंग करता है, लेकिन उससे पहले वो रिसर्च करता है। कौन सी रिसर्च करता है, निदानात्मक रिसर्च करता है। तो ये इनकी एजेंसियों के सहायक से हम उनको आयोजित है वो कर सकते हैं। कई बार UGC जो नेट है अपना एग्जाम करवाता है, ये हर वर्ष लगभग अक्टूबर के अंदर हमसे इस प्रकार के निदानात्मक रिसर्च के लिए क्या करता है, वो आवेदन मांगता है। और अगर हम उनको ये आवेदन भेजते हैं, अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि हम इस प्रकार से इन समस्याओं का निदान करेंगे, तो वो फिर हमें 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देते हैं। तो जो बिल गेट्स का NGO है वो कितने लाख रुपए देता है, अरबों खरबों रुपए देता है भारत के अंदर कि आप गरीबों के लिए काम करो। तो वो एजेंसियां होती है, बड़ी बड़ी एजेंसियां होती है, पहले वो रिसर्च करते हैं। तो इसमें जानने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अपराधी क्यों बनते हैं, ये तो किस में होगा, ये विशुद्ध में होगा। अब उसको रोका कैसे जाए, अपराधियों का पुनर्वास किस प्रकार से किया जाए, तो ये सब इसमें किया जाता है। व्यवहारिक यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको व्यवहार में किस प्रकार से लागू किया जाए, यानी समस्या समाधान को खोजकर निष्कर्ष देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और विशुद्ध में क्या होता है कि समस्या समाधान से कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत ही एक रिसर्च और आती है, वो है क्रियात्मक शोध, एक्शन। एक्शन लेना, क्या करना, एक्शन करना, एक लागू करना और एक एक्शन लेना। तो ये क्या है, व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार है, अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप है। उससे बहुत ज्यादा ये अलग नहीं है, उससे बहुत ज्यादा ये अलग नहीं है। इसमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको क्रियात्मक रूप दिया जाता है, उनको धरातल पे लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, धरातल पे लागू किया जाता है। तो गुड्डे ने गंदी बस्तियों, प्रजातीय तनाव आदि के समाधान के लिए क्या किया है, सुझाव दिए हैं।
इसके अंतर्गत रखा है कि इसके दो मुख्य चीजें हैं। इसकी मुख्य चीजें दो क्या है कि एक तो सुधार लाना इसी के अंदर, दूसरा परिवर्तन लाना। सुधार लाना और परिवर्तन लाना, इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं तत्काल। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 4 साल बाद में, तत्काल ही उनके अंदर सुधार करना या कोई विपरीत परिस्थिति है तो उसको दूर करना। तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तत्काल उसके लिए कमेटी बनती है और वो कमेटी रिपोर्ट देती है और उसको तुरंत लागू कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। किससे है? शिक्षा के सुधार करने के लिए। तो कोठारी आयोग ने क्या किया कि शिक्षा में सुधार करने के लिए बड़े बड़े जो शिक्षाविद थे उनसे राय मशवरा किया, उनके साथ बैठकर रिसर्च किया और लागू कर दिया। तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट्स थी वो शिक्षा सुधार के लिए तुरंत लागू कर दी। इसी प्रकार से अभी नई शिक्षा नीति लागू करनी थी, शायद उनके कौन थे अध्यक्ष नई शिक्षा आयोग के कस्तूरी रंजन थे शायद तक। तो वो क्या है? क्रियात्मक शोध होता है। तो इसके अंदर किसी समस्या के समाधान को क्रियात्मक यानी कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो शोध किया जाता है उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये सुधार और परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो शायद आ गया हो समझ में। फिर भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम अगली क्लास के अंदर उनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई छोटी बात है तो वहीं में कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका समाधान है वो प्रस्तुत कर सकता हूं। अब है मूल्यांकनात्मक इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना। तो कोई सरकारी योजना होती है, गैर सरकारी योजना होती है, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी इस प्रकार का जिसका अगर हम मूल्यांकन करते हैं यानी वो योजना सफल है या असफल है। जैसे कि हमारा भी होता है मूल्यांकन ही होता है। जब हम पढ़ते थे तो बाद में क्या होता था? मूल्यांकन होता था कि आपने पूरे साल के अंदर कितना कुछ पढ़ा, यानी आप उसमें जो हमने 1 साल में सिखाया वो सफल है या असफल है। अगर इस क्लास के बाद में मैं आपसे अगर 20 प्रश्न कराऊं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो क्या होगा? इस वीडियो का मूल्यांकन होगा कि आपने कितना सीखा इससे। तो मूल्यांकन करना किसी भी योजना या गैर सरकारी योजना के लिए तो आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच हुई थी। तो 1958 के अंदर श्यामा चरण दुबे ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका सामुदायिक विकास योजना था, उसका मूल्यांकन किया था उन्होंने। समीरपेट गांव का अध्ययन किया था मूल्यांकन के लिए। तो इस प्रकार जब मूल्यांकन करते हैं तो वो क्या है कि सफल हुई या नहीं सफल हुई, कितनी मात्रा में सफल हुई। जैसे अभी नोटबंदी है, लागू की थी। अब नोटबंदी की अगर हम मूल्यांकन करना है तो वो मूल्यांकनात्मक शोध होगा। आगे है तुलनात्मक अनुसंधान। तुलनात्मक कंपैरेटिव यानी दो समुदायों के बीच में या दो परिस्थितियों के बीच में, दो घटनाओं के बीच में तुलना करना। तो ये तो आप अगर तुलना वाले आएगी तो इजी वे में कर पाओगे। परिस्थितियों के बीच में, कारणों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में तुलना करना। अब आगे है परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटी यानी गणना, कितनी मात्रा के अंदर, इसको बोल सकते हैं मात्रात्मक अनुसंधान। क्या बोल सकते हैं? मात्रात्मक। संख्यात्मक, क्या बोल सकते हैं? संख्यात्मक यानी संख्या के रूप में अगर हम कोई परिणाम प्रस्तुत करते हैं तो वो इसमें आएगा। तो उसको हम गणनात्मक भी बोल सकते हैं, परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं, सांख्यिकीय भी बोल सकते हैं, मात्रात्मक भी हम इनको बोल सकते हैं। तो अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इन सब से हम क्या करते हैं? तथ्यों को एकत्रित करते हैं और फिर हम अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि इतने प्रतिशत लोग, इतने लोग 100 में से 25 लोग ये मानते हैं कि ये जो है वो सही है, ये है जो गलत है। इस प्रकार के सर्वे है वो आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है और जो मापन होता है वो परिणाम के तौर पे होता है, गणना के तौर पे होता है। और दूसरा होता है गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होता है कि गुणों को देखा जाता है, संख्या को नहीं देखा जाता है। गुणों को देखा जाता है, संख्या को नहीं देखा जाता। जैसे कोई सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कोई योजना लाई सरकार, तो अब अगर ये देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों को उससे फायदा हुआ,
तो वो तो इसमें गणनात्मक में आ गया। अगर हम देखेंगे कि लोगों के जीवन में किस प्रकार से उससे सुधार हुआ है, लोगों की गुणवत्ता में कितना बदलाव हुआ है, यानी गुण यानी गुणात्मक, गुणवत्ता में अगर सुधार हुआ है, अगर इस प्रकार अगर रिसर्च होगी तो वो क्या होगी, गुणात्मक होगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, अंतर विषय विश्लेषण है, जीवन इतिहास है यानी जो केस स्टडी होती है, सहभागी अवलोकन है। इस प्रकार की जो रिसर्च की विधियां हैं वो गुणात्मक रिसर्च की विधियां हैं, और ये थोड़े जटिल होते हैं, ये थोड़े से इजी होते हैं। अब आगे है सर्वेक्षण आधारित क्षेत्रीय अनुसंधान। ये मुख्य रूप से मानव शास्त्रियों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि मेलोवंस्की ने किए, दुर्खिम ने भी किया था। तो ये सर्वेक्षण आधारित होते हैं, और आजकल सर्वेक्षण आधारित शोध है वो काफी बड़े पैमाने पे आयोजित होने लगे हैं। अब एक है व्याख्यात्मक। क्या है? व्याख्यात्मक शोध। इसका अर्थ है क्यों, क्या है, किसमें करते हैं हम वर्णन, किसमें करते हैं, वर्णात्मक में करते हैं, क्या है। इसके अंदर हम करते हैं क्यों होते हैं, यानी घटना की कोई घटना घटित होती है उसके कारणों की व्याख्या करते हैं कि ये घटना क्यों घटित हुई। तो इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो हम उनको व्याख्यात्मक शोध कहते हैं। तो ये हमारे शोध के प्रमुख प्रकार पूरे हो गए। अब मैं यहाँ पर 2-3 प्रश्न ही ले पाया, आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मेरी कोशिश रहती है कि तभी फायदा है जब हम इनको हल करें। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं आपको करवा सकूं, लेकिन अभी 2-3 क्लास में नहीं करवा सका। आगे कोशिश रहेगी, अगर नहीं हुई तो फिर हम अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो रिसर्च पे बनते हैं उन पे अलग से क्लास लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1-2 ही लेके आया हूँ। वह शोध जो कारण एवं प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कारण और उसका प्रभाव। यानी कोई कारण है तो उसका प्रभाव है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। अब कारण और प्रभाव तो इसमें भी है ना, व्याख्यात्मक में, लेकिन यहाँ पे व्याख्यात्मक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, अंतर सांस्कृतिक शोध। तो इस पे आप कट लगा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा विवरणात्मक यानी वर्णात्मक, ये भी नहीं हो सकता। तुलनात्मक भी नहीं हो सकता। तो अब क्या बचता है, प्रयोगात्मक। यानी जैसे हमने बात की थी ना कि टेलीविजन का प्रभाव जानना है, कारण क्या है, टेलीविजन, चर क्या हो गया, टेलीविजन, और उसका प्रभाव हमें जानना है। तो ये किसमें है, प्रयोगात्मक के अंदर आता है। आगे है कि एक डेंगू बुखार की 2 दवाओं का सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, तो उस शोध को क्या कहते हैं, विवरणात्मक नहीं करना, ऐतिहासिक नहीं करना, ऐतिहासिक का कोई है ही नहीं लेना देना, नर्वसीय नहीं। ये जो प्रश्न मैंने 3 प्रश्न लिए हैं, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से मैंने ये प्रश्न लिए। अब यहां अगर तुलनात्मक होता ना कि 2 दवाओं का अध्ययन करना है, तब तो हम में परेशानी आती, लेकिन वो तो है नहीं। अब अगर डेंगू की दवा का अगर परीक्षण करना है तो वो क्या होगा, प्रयोगात्मक ही होगा। आगे है एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्क साइटों की भूमिका का अध्ययन किस प्रकार का अनुसंधान होगा। तो देखो इसमें प्रयोग वाली कोई बात नहीं आ रही है, इसमें प्रयोग वाली कोई बात नहीं आ रही है। अब इसमें क्या है कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, तो उनकी भूमिका का अध्ययन करना है। तो ये नया विषय, ये क्या है, नया विषय सोशल नेटवर्किंग साइट, और इसकी भूमिका का अध्ययन अगर हमें करना है तो हम किस में करेंगे, वो हम अन्वेषणात्मक में करेंगे। क्या करेंगे, अन्वेषणात्मक में करेंगे। कोई वर्णन इसका नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, अन्वेषण करेंगे, क्या प्रभाव पड़ रहा है, खोज करेंगे। क्या करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण हम इसमें करेंगे। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। रिसर्च के चीजों को मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक हम प्रश्नों को हल करके नहीं देखेंगे ये ज्ञान बेकार है। यानी विशुद्ध ज्ञान तो हमने ले लिया, प्योर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक
सप्ताह में हम नहीं बदलेंगे तो ये मेरी मेहनत और आपकी मेहनत बेकार है। इसलिए अगर आप सिर्फ ये समझ के चले गए परीक्षा में तो हो सकता है कोई सरल प्रश्न आ गया तो वो तो आपसे हो जाएगा, लेकिन जटिल प्रश्नों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, समय थोड़ा सा दिक्कत रहती है, समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। अगर नहीं है तो फिर हम इसके अंत के अंदर 4-5 क्लासें या 6 क्लास हो जाएगी तो फिर एक साथ हम प्रश्नों को लेंगे। तो अगर ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना, और लाइक और शेयर उन लोगों को भी जो रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूजीसी नेट के पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी करना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद।